This is Mazhar Ali. I am biology educator on Overland Biology YouTube channel. You are very warm welcome to this wonderful session of Overland Biology YouTube channel. Overland Biology provide you the free study material for your entrance exam. This is the lecture number 4. Yeah, 3 lecture were conducted. They are uploaded on the channel of Overland Biology. In those lectures I had talked about the importance of biochemistry, the behind the carbon act as a backbone of organic molecule, the difference between organic molecule and inorganic molecule, reason behind the diversity of organic molecule. In second lecture I had talked about the detail about isomerism, their type. In third one lecture I had talked about functional groups, their importance. I had talked about biomolecule, bio micromolecule, chemical analysis, Ash analysis. So today's lecture I am talking about the protoplasmic chemical composition, and I am also trying to describe the metabolites, which is the theme of today's lecture, very important topic, and the types of metabolite, which could be primary metabolite, which could be secondary metabolite, and at last I am talking about some very important secondary metabolites. So first of all, start with the protoplasmic chemical composition. So first of all, what is the protoplasm? प्रोटोप्लाज्म सेल का लिविंग पार्ट प्रोटोप्लाज्म कहलाता है. लिविंग पार्ट का मतलब ये होता है, कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस लिविंग पार्ट माना जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी, और ये प्रोटोप्लाज्म है. प्रोटोप्लाज्म के अंदर सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो आ जाते हैं. कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये भी प्रोटोप्लाज्म को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि द एंटायर सेल एक्सक्लूडिंग इट्स सेल वॉल. अगर हम सेल की सेल वॉल को हटा दें तो जो कुछ भी है उसे प्रोटोप्लाज्म माना जाता है. तो हम प्रोटोप्लाज्म को एज अ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल लेकर के चलते हैं. तो प्रोटोप्लाज्म इज अ लिविंग पार्ट ऑफ सेल. हमें पढ़ना है प्रोटोप्लाज्म की केमिकल कंपोजिशन, के कौन कौन से केमिकल प्रोटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं. हमने एश एनालिसिस देखा था तो हमने देखा था कि हमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिले थे. बहुत सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उनमें से 16 ऐसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग सेल्स के अंदर मौजूद हैं. उन 16 इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहा जाता है. उन 16 में से भी कुछ मेजर एलिमेंट्स हैं, कुछ माइनर एलिमेंट्स हैं और कुछ ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं. उन 16 और 16 बायो एलिमेंट्स में से 6 जो एलिमेंट हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उन्होंने 98% ऑफ द बॉडी या फिर कह सकते हैं कि सेल को सिंथेसाइज किया हुआ होता है. तो अब उन 6 जो इंपॉर्टेंट बायो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में ही पढ़ेंगे. हम सब सेल से ही बने हुए हैं. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ एक सेल से बने हुए हैं, कुछ ज्यादा सेल से बने हुए हैं. तो सबके अंदर वही सेल मौजूद है और सबके अंदर वही केमिकल्स मौजूद हैं और वही एलिमेंट्स मौजूद हैं. अब मैं आपको उन एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा और उनकी फॉर्म ऑफ यूटिलाइजेशन, फंक्शन एज वेल एज परसेंटेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन विच इज एक्ट एज अ बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है. कार्बन जो है ये बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में एलाबोरेटली डिफाइन किया था. दूसरा था काम है फिक्स्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फिक्स्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस ये वो अमल होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसके रिजल्ट में प्लांट फूड बना पाते हैं. उस फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन को फिक्स होना होता है. फिक्स का मतलब कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कार्बन मौजूद है ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल शुगर दैट इज ग्लूकोज के अंदर. ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर 18.5% मौजूद है. नाउ हाइड्रोजन जो कि H2O की फॉर्म में लिविंग बॉडी के अंदर आता है और H2O की फॉर्म में यूटिलाइज होता है. H2O ये इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो एक करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट जो कि रिडक्शन करवाते हैं. बेसिकली रिडक्शन क्या है? इट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है और रिड्यूसिंग एजेंट इसको डन करते हैं. वाटर इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन को ऐड करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और इसको कन्वर्ट करता है इनटू सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर. तो ये एक करेगा रिड्यूसिंग एजेंट. 9.5% ये मौजूद है प्रोटोप्लाज्म के अंदर. नाउ ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट.
ऑक्सीजन मोलिकुलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन यानी O2 की फॉर्म में बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। ऑक्सीजन यूज होता है इन एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन इट वाज अ प्रोसेस बाय विच बॉडी गेट एनर्जी फ्रॉम दी फूड रिसोर्सेज। फूड के अंदर से जिस प्रोसेस से बॉडी एनर्जी हासिल करती है उसे हम एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। सबसे ज्यादा ये एलिमेंट मौजूद है दैट इज ऑक्सीजन। 65% प्रोटोप्लाज्म के अंदर ऑक्सीजन ही मौजूद है। नाउ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो कि NO3 दैट इज नाइट्रेट और NH4 दैट इज अमोनियम की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। नाइट्रोजन ये अमीनो एसिड्स के अंदर मौजूद होता है। जब हम प्रोटीन अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे जब भी ये डिस्क्राइब होगा, मैंने फंक्शनल ग्रुप के लेक्चर में भी डिफाइन किया था। नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमीनो ग्रुप दैट इज NO2 ग्रुप मौजूद, आई मीन NH2 ग्रुप ये मौजूद होता है अमीनो एसिड्स के अंदर। तो ये यूज होता है इन अमीनो एसिड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड जो कि मोनोमर्स हैं न्यूक्लिक एसिड्स के, उनके अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद होता है। हार्मोन्स दे आर द मेटाबॉलिक रेगुलेटर ऑफ द बॉडी। कोएंजाइम्स के अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद होता है। बेसिकली कोएंजाइम्स क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम दे आर द बायोकैटालिस्ट, दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन अकर इन अ गिवन सेल। किसी भी सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं उनको स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स मौजूद होते हैं। कोएंजाइम ये स्पेशल टाइप के एंजाइम होते हैं जो कि एक एंजाइम से कुछ मॉलिक्यूल को लेकर के दूसरे एंजाइम तक पहुंचाते हैं या दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम कोएंजाइम कहते हैं। और कोएंजाइम के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है, जैसे कि NADH, ये भी टाइप का कोएंजाइम है। ये नाइट्रोजन 3.3% मौजूद होता है हमारे किसी भी प्रोटोप्लाज्म के अंदर, प्रोटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर। नाउ फास्फोरस, वेरी इंपॉर्टेंट। फास्फोरस फॉस्फेट की फॉर्म में या SpO4 की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, यूटिलाइज होता है। फॉस्फेट ये मौजूद है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। उसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स ये एक टाइप का लिपिड है। फॉस्फोलिपिड जो कि ज्यादातर सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट टाइप के फॉस्फोलिपिड्स मौजूद होते हैं, जैसे कि लेसिथिन वगैरह। फॉस्फोलिपिड्स के अंदर ये फॉस्फोरस मौजूद है। इसके अलावा NADP जो कि मैंने आपको अभी बताया कि कोएंजाइम की तरह भी एक्ट करता है, कोएंजाइम सामने लिखा हुआ है इसके, उसके अंदर भी फॉस्फोरस मौजूद है और ये 1% होता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद सल्फर जो कि SO4 सल्फेट की फॉर्म में बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। सल्फर ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कुछ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स का, जैसे कि मिथ्यूनिन, सिस्टीन, और ये मिथ्यूनिन सिस्टीन इनके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है। और प्रोटीन का जो डिफरेंट प्रोटीन के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है, टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में सल्फर का भी बहुत बड़ा रोल है। ये 0.3% प्रोटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। तो ये मैंने आपको क्या डिस्क्राइब किया है, ये 6 वो बायो एलिमेंट हैं जो कि 98% प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं। बकाया का 2% जो बचता है वो 10 एलिमेंट जो बच गए, 16 में से 6 तो डिस्क्राइब कर दिए गए, 10 जो बचे वो 10 एलिमेंट मिल करके 2% प्रोटोप्लाज्म को सिंथेसाइज कर रहे हैं। उनका भी रोल हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन ये 6 एलिमेंट जो हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके फॉर्म ऑफ यूटिलाइजेशन, फंक्शन और परसेंटेज डिस्क्राइब करने की सिर्फ मैंने कोशिश की है। नाउ मेटाबोलाइट्स are what? Basically metabolites, they are the molecule which involve in metabolism. Now what is the metabolism? Metabolism, it is sum total of all the chemical reaction which occur in a given cell. किसी भी सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं इन्हें हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। अब वो केमिकल रिएक्शन, उन केमिकल रिएक्शन के नतीजे में स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइन होकर के लार्जर मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल करके सनलाइट की मौजूदगी में शुगर बनाते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। ये भी एक टाइप का मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म की दूसरी टाइप भी हो सकती है, जैसे कि लार्जर मॉलिक्यूल मौजूद हैं वो ब्रेक हो गए इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, तो ये भी एक मेटाबॉलिज्म की टाइप ही है, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर मोर ऑफन ये होता है कि ग्लूकोज मौजूद होता है। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक होगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोवाइड करेगा। तो इसमें क्या हुआ कि लार्जर मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज था वो ब्रेक हो गया स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर और एनर्जी भी बहुत ज्यादा रिलीज हो गई। तो ये भी एक टाइप का मेटाबॉलिज्म है। अब मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हो जाती हैं, एक है एनाबॉलिज्म, दूसरी है कैटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी बेस पे मेटाबॉलिज्म की दो टाइप है। अगर मेटाबॉलिज्म के ऐसे टाइप का मेटाबॉलिज्म जिसके अंदर स्मॉलर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं, लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक होकर स्मॉलर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं, तो उसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं।
और अगर ऐसा मेटाबॉलिज्म जिसमें स्मॉलर स्मॉलर मॉलिक्यूल मिल करके लार्जर मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल सेलुलर रेस्पिरेशन की दी ना, तो उसमें ग्लूकोज ब्रेक होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और लॉट ऑफ एनर्जी में, तो ये टाइप का मेटाबॉलिज्म है, लेकिन ये कैटाबॉलिज्म है, इसमें ग्लूकोज ब्रेक हो गया। एनाबॉलिज्म जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल बनाए, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी ये सारा कुछ मिल करके लार्जर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज शुगर, तो ये एनाबॉलिज्म है। तो किसी भी टाइप का मेटाबॉलिज्म हो, मेटाबोलाइट्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं। नाउ देखते हैं क्या मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले मेटाबोलाइट्स क्या है? द मॉलिक्यूल्स विच इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म of body are known as metabolites. Now what is metabolism? Sum total of all the chemical reaction occur in a cell. सेल के अंदर जितने भी रिएक्शन होते हैं उन्हें हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। अब वो रिएक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइन होकर लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उस टाइप के मेटाबॉलिज्म को हम एनाबॉलिज्म कह देते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। और मेटाबॉलिज्म ऐसा भी हो सकता है, केमिकल रिएक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जिसके अंदर लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक होकर स्मॉलर मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं, जैसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ये कट से याद कर सकते हैं आप। तो ये मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन थी। मेटाबोलाइट्स, मेटाबॉलिज्म, इट इज मेटाबॉलिज्म, नॉट मेटाबोलाइट्स, इट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म उसकी दो टाइप, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब हम मेटाबोलाइट्स की टाइप देखते हैं। मेटाबोलाइट्स की ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दो टाइप्स हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर द मेटाबोलाइट्स व्हिच आर डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, and those metabolites which are not directly involved in growth, development and reproduction, they provide some kind of defenses and they produce during stressful condition, they are said to be secondary metabolites. तो दो मेटाबोलाइट्स की दो टाइप्स हो जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नाउ व्हाट आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स? द मेटाबोलाइट व्हिच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल जो प्रोटीन हमें मिल रहा है फूड रिसोर्सेज के जरिए, उस प्रोटीन की मदद से हमारे टिश्यू बनेंगे ऑर्गन, तो हमारी ग्रोथ होगी इस तरीके से। डेवलपमेंट, इसी तरीके से ग्रोथ के रिजल्ट में डेवलपमेंट होगी। और रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही दूसरे जो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ये रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन में भी इन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो मेटाबोलाइट्स इन प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे ग्रोथ में, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में, उन्हें हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहेंगे। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में सारे के सारे बायोमोलिक्यूल आ जाते हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। एंड न्यूक्लिक के लिए है एसिड लिखा हुआ है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स डायरेक्टली ग्रोथ में, डेवलपमेंट में या रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, ये हमें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। डिफेंस का मतलब ये है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन की, हिफाजत की जरूरत होती है, वो हिफाजत ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोवाइड करते हैं। समटाइम ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, प्लांट हो, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी आ जाते हैं। तो उन स्ट्रेसफुल कंडीशन में वो कुछ मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस्ड फॉर डिफेंस, हिफाजत यानी पर्पस, डिफेंस पर्पस एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल पिगमेंट, अल्कलॉइड, ईटीसी। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। ये लिस्ट लिखी हुई है कुछ इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली ग्रोथ वगैरह में इन्वॉल्व नहीं, बट ये हमें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेस कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ मेटाबोलाइट्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मैंने लिखे हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को क्लासिफाई करने का यानी इनकी टाइप्स बनाने का एक और तरीका है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स फ्रॉम विच दे आर डेराइव्ड, किस सोर्स से ये हासिल हो रहे हैं उसकी बेस पे भी इनकी अलग अलग टाइप्स हैं। अगर ये हासिल हो रहे हैं बैक्टीरिया से तो बैक्टीरियल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, फंजाई से हासिल हो रहे हैं तो फंगल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्लांट से हासिल हो रहे हैं तो प्लांट
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, लेकिन उतनी डिटेल हम पढ़ेंगे नहीं, हम जर्नल जो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही मेटाबोलाइट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज पिगमेंट। नाउ व्हाट आर द पिगमेंट्स? अगर अब तक आपके पास पेन कॉपी नहीं थी तो आप रख लीजिए, क्योंकि तो बहुत सारी बातें अब इनके बारे में ऐसी कहूंगा जो कि डायरेक्ट यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, आपको नोट करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पिगमेंट्स। Pigments are the substance which have the ability to absorb light and appear colored. ये लाइट को एब्जॉर्ब करके कलर प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें हम पिगमेंट कहते हैं। पिगमेंट के बहुत सारे फंक्शन हैं, हम यहाँ पे सिर्फ जो इनके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की तरह फंक्शन है उनको डिस्कस करेंगे। पिगमेंट एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कुछ ना कुछ डिफेंस प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनिज्म को। सो पिगमेंट प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के पिगमेंट मौजूद हैं, केराटिनॉइड, एंथोसाइनिन, जिंथोफिल, डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स मौजूद हैं। ये पिगमेंट प्लांट को जो यूवी रेडिएशंस हैं, अल्ट्रा वायोलेंट रेडिएशंस हैं, उन अल्ट्रा वायोलेंट रेडिएशन से प्लांट्स को बचाते हैं, यानी एक डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से मैंने कैमिलियन, एक रेप्टाइल यहां पे बनाया हुआ है। ये रेप्टाइल भी इन पिगमेंट्स की मदद से कैमोफ्लेज शो करता है। कैमोफ्लेज का मतलब क्या है? कैमोफ्लेज इट इज अ एडाप्टेशन व्हिच हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन अ डेंजरस सिचुएशन। कैमोफ्लेज ये एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी काबिलियत होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कि उसको डेंजरस सिचुएशन में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। ये कैमोफ्लेज यानी एक रेप्टाइल ग्रुप से बिलोंग करता है। कैमोफ्लेज में ये एबिलिटी होती है कि जब भी ये अपने एनिमी को देखता है या जब इसको किसी के साथ अपने ही ग्रुप के मेंबर के साथ कम्युनिकेट करना होता है तो ये अपना कलर चेंज कर देता है। यहां पर मैंने इसको ब्लैक बनाया है, लाजमी बात नहीं कि ये ब्लैक होगा, इसके बहुत सारे कलर मौजूद होते हैं। ये अपना कलर चेंज कर लेगा और ये कलर इस तरीके से चेंज करता है कि जिस स्ट्रक्चर पे ये मौजूद है उस स्ट्रक्चर जैसा ये बन जाता है, और इसके जो दुश्मन है, इसके एनिमी जो है, इसको देख नहीं पाते, पॉइंट आउट नहीं कर पाते, तो इस तरीके से ये बच जाता है, इसको डिफेंस मिल जाता है। ये डिफेंस इसको किसकी वजह से मिला? पिगमेंट्स की वजह से मिला। और पिगमेंट क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो यही तो रोल है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कि वो कुछ ना कुछ डिफेंस प्रोवाइड करेंगे जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो मौजूद है। यहां पे एग्जांपल है केराटिनॉइड, एंथोसाइनिन, etc. Now, second, alkaloids. Now, alkaloids are what? Alkaloid टर्म डिराइव्ड हुआ है, आया है अल्कलीन से। अल्कलीन यानी बेसिस। बेसिस यानी वो कंपोनेंट जो कि हाइड्रोजन आयन को एब्जॉर्ब करती हूं, जो कि OH आयन को रिलीज करती हूं। हाइड्रोजन आयन को एब्जॉर्ब, OH आयन को रिलीज, उन्हें हम बेसिस कहते हैं। इनका बीटा टेस्ट होता है और भी बहुत सारे बेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उन्हें हम बेसिस कहते हैं। अल्कलॉइड दे आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस प्रोड्यूस्ड बाय द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होती हैं जो कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको बनाते हैं। अल्कलॉइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट ये कुछ ना कुछ डिफेंस प्रोवाइड करेंगे या स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर प्रोड्यूस होंगे एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अल्कलॉइड, यहाँ पे दो अल्कलॉइड लिखे हुए हैं, मॉर्फिन एंड कोडीन, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्फिन एंड कोडीन इन्हें हम पॉपी प्लांट से हासिल करते हैं। पेपर सोमनिफेरम, पेपर सोमनिफेरम एक प्लांट का नाम है जिससे ये हासिल किए जाते हैं। मॉर्फिन एंड कोडीन ये दोनों एनाल्जेसिक की तरह एक्ट करते हैं, यानी ये पेन से, दर्द से रिलीफ देते हैं, राहत देते हैं दर्द से। मॉर्फिन एंड कोडीन इनका ये इस मतलब जो ह्यूमंस हैं उनको तो ये एनाल्जेसिक की तरह एक्ट कर रहे हैं, पेन किलर की तरह एक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये प्लांट को भी बहुत ज्यादा डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं। प्लांट के लिए नाइट्रोजन का एक जखीरा है, नाइट्रोजन का अमाउंट उनके अंदर स्टोर हुआ होता है प्लांट के लिए, जो प्लांट यूटिलाइज करता है स्ट्रेसफुल कंडीशन में, जब प्लांट के पास सफिशिएंट अमाउंट में नाइट्रोजन नहीं होता। तो यही तो काम है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में या ये डिफेंस प्रोवाइड करेंगे। तो ये थे अल्कलॉइड। नाउ टर्पेनॉइड। टर्पेनॉइड दे आर द स्पेसिफिक सब्सटेंस व्हिच कंटेन आइसोप्रीन यूनिट। टर्पेनॉइड के अंदर एक यूनिट मौजूद होता है दैट इज C5H8। C5H8 व्हाट? आइसोप्रीन, इसे आइसोप्रीन कहा जाता है। टर्पेनॉइड जब हम लिपिड पढ़ेंगे तो लिपिड के अंदर हमने सिंपल लिपिड पढ़ने हैं, कॉन्जुगेटेड लिपिड पढ़ने हैं, ड्राइव्ड लिपिड पढ़ने हैं। ड्राइव्ड लिपिड के अंदर टर्पेनॉइड को डिटेल से देखा जाएगा। अब अभी तक के लिए आप ये याद रखिए कि टर्पेनॉइड स्पेसिफिक टाइप के कंपोनेंट होते हैं जिनके अंदर ये आइसोप्रीन यूनिट मौजूद है। टर्पेनॉइड डिफरेंट टाइप के होते हैं। देयर इज मोनोटर्पेनॉइड, सिस्टीटर्पेनॉइड, डाइटर्पेनॉइड, ट्राइटर्पेनॉइड, टेट्राटर्पेनॉइड एंड पॉलीटर्पेनॉइड एज वेल।
टर्पेनोइड के बहुत सारे फंक्शन है जो कि यहाँ पे हमें नहीं पढ़ने। यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये कौन से डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है, वो डिस्कस कर रहे हैं। वो डिस्कस करने में टर्पेनोइड ये प्लांट बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। टर्पेनोइड वोलेटाइल हैं, बड़ा रैपिडली मूव करते हैं। टर्पेनोइड को यूज करते हुए जो प्लांट एंटोमोफिलस प्लांट जो हैं, यानी जो ऐसे प्लांट हैं जिनकी पोलिनेशन इंसेक्ट की मदद से होती है। पोलिनेशन का मतलब ये है पोलेन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा तक, ये पोलिनेशन है। अब पोलिनेशन अलग अलग तरीके से होती है, विंड से भी हो सकती है, इंसेक्ट से भी हो सकती है, इसके अलावा बर्ड से भी हो सकती है, बैट की मदद से भी हो सकती है। बैट, चमगादड़, जो प्लांट सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट को यूज करते हैं अपने पोलिनेशन के लिए, उन्हें हम एंटोमोफिलस प्लांट कहते हैं। एंटोमोफिलस प्लांट इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ बुलाने के लिए टर्पेनोइड प्रोड्यूस करते हैं। टर्पेनोइड की खुशबू बहुत अच्छी होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है इनकी मदद से इंसेक्ट इनके प्लांट की तरफ आते हैं। प्लांट की तरफ जब वो आएंगे तो जाहिर सी बात है पोलिनेशन में भी हेल्प करेंगे। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रेस से प्लांट को रिलीफ मिला है, और ये टर्पेनोइड ने प्लांट को रिलीफ दिलाया है। टर्पेनोइड क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। यही तो काम है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, कि या तो डिफेंस प्रोवाइड करेंगे या तो स्ट्रेसफुल कंडीशन में प्रोड्यूस होंगे। ये यहां पे दो एग्जांपल है, मोनोटर्पेनोइड एंड डायटर्पेनोइड। मोनो एंड डायटर्पेनोइड ईटीसी। नाउ एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल जैसे कि इनका नाम ही सुना रहा है, एसेंशियल, इंपॉर्टेंट। एसेंशियल ऑयल, दे आर द हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम काइंड ऑफ प्लांट। एसेंशियल ऑयल जो है ये प्लांट इनको प्रोड्यूस करते हैं। एसेंशियल ऑयल प्लांट इनको स्पेशल कंडीशंस के अंदर यूज करते हैं। इनको थेरेपीज के अंदर भी यूज किया जाता है। थेरेपीज यानी वुंड हीलिंग के लिए, जख्म वगैरह की चोट वगैरह लग जाती है तो उसको ठीक करने के लिए थेरेपीज की जाती हैं। पर्टिकुलरली जिनमें एसेंशियल ऑयल को यूज किया जाता है उन थेरेपीज को हम एरोमोथेरेपी कहते हैं। एरोमोथेरेपी में इनका यूज है क्योंकि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, कुछ ना कुछ तो डिफेंस प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेस से तो रिलीफ जाएंगे ना। तो यही इनका काम है एसेंशियल ऑयल का भी, एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट ये एरोमोथेरेपी के अंदर यूज होते हैं। और प्लांट के अंदर ये जो इंसेक्ट की ग्रोथ है प्लांट की बॉडी के ऊपर, उनको रिड्यूस कर देते हैं ये एसेंशियल ऑयल। यहां पे मैंने एग्जांपल लिखी है, दैट इज लेमन ग्रास ऑयल ईटीसी। नाउ टॉक्सिन आर व्हाट? Toxin, they are the conjugated protein produced by variety of the organism. टॉक्सिन जो है इनके अंदर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मौजूद होती है। अब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या है, ये हम प्रोटीन के सेशन में देखेंगे। ये भी टाइप होती है प्रोटीन की, जिसमें प्रोटीन किसी दूसरे नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड होता है। जब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच हो जाए, लिपिड्स के साथ अटैच हो जाए, न्यूक्लिक एसिड के साथ अटैच हो जाए, मेटल के साथ अटैच हो जाए, फास्फोरस के साथ अटैच हो जाए, किसी कलर्ड कंपाउंड के साथ अटैच हो जाए, तो ऐसे प्रोटीन को कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहा जाता है। तो ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं टॉक्सिन, यानी जिन्हें हम जहर भी कह सकते हैं। टॉक्सिन बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो रेसिपिएंट है उससे टॉक्सिन बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। टॉक्सिन वैरायटी वाले ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरियल टॉक्सिन होता है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन। फंजाई प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम म्यूकोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं। प्लांट भी कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिन, यहाँ पे टॉक्सिन के बहुत सारे रोल हैं, हमें सिर्फ सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाले जो रोल हैं वो देखने हैं। यानी एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट ये क्या डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, प्लांट हो या दूसरे जो बैक्टीरियाज हैं उनको क्या डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो देखने हैं हमें। तो टॉक्सिन, ये प्लांट भी टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिखी है, एब्रिन, राइकिन। एब्रिन इज derived फ्रॉम दी P. roseri plant. Ricin is extracted from the castor oil seed. ये प्लांट्स के नेम है, P. roseri और castor oil seed। ये दोनों प्लांट्स के नाम है जिनसे हम इन्हें हासिल करते हैं। एब्रिन और रैकिन बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। ये कुछ माइक्रो किलोग्राम्स के अंदर ही ह्यूमन की मौत का सबब बन सकते हैं। यानी ये इतने खतरनाक हैं। अगर माइक्रोग्राम्स के अंदर दे दिए जाएं, मिलीग्राम्स के अंदर नहीं, माइक्रोग्राम्स के अंदर, 10⁻⁻⁶, बहुत ही कम अमाउंट होता है। प्लांट क्यों बनाते हैं इन्हें? प्लांट इंसेक्ट से बचने के लिए। इंसेक्ट बहुत ही ज्यादा दुश्मन है प्लांट के ना, तो इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इंसेक्ट की ग्रोथ को रोकने के लिए प्लांट ये एब्रिन और राइसिन प्रोड्यूस करते हैं। ये डिफेंस प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, इसी वजह से हम इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, एब्रिन, राइकिन, ईटीसी। नाउ लैक्टिन।
Lectin, they are the specific type of protein which have the ability to recognize the carbohydrate on different cells and cell surfaces. लेक्टिन ये कुछ प्रोटीन्स होती हैं. अब प्रोटीन क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे जरूर. ये कुछ प्रोटीन होती हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को पहचान लेती हैं, रिकॉग्नाइज कर लेती हैं. सपोज करिए हमारे पास एक सेल है, एक प्लांट सेल है. ये प्लांट सेल यहां पे इसका न्यूक्लियस मौजूद है. ये किन सब्सटेंस को अलाउ करेगा एंट्री, ये डिपेंड करता है जो कि इसके सेल पर प्रोटीन मौजूद है उनके ऊपर. ये प्रोटीन इन सब्सटेंस को पहचानेंगी. अगर ये सब्सटेंस पहचाने गए इस प्रोटीन के जरिए और ये प्रोटीन ने देखा कि ये सब्सटेंस बेनिफिशियल है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो ही ये सब्सटेंस अंदर आ पाएंगे, अदरवाइज ये नहीं आ पाएंगे. यही काम होता है लेक्टिन का. लेक्टिन जो है ये बैक्टीरिया के सरफेस पे मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को पहचान लेता है. लेक्टिन जो है ये फंजाई के सरफेस पे मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को पहचान लेता है और उनकी एंट्री को प्रिवेंट कर देता है. एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट ये प्लांट को डिफेंस प्रोवाइड करता है इन बैक्टीरिया से, इन फंजाई से. इनको प्लांट की बॉडी में, प्लांट सेल में इजिली एंटर होने नहीं देता. ये रोल है लेक्टिन का. यहां पे एग्जांपल लिखी हुई है, दैट इज कॉनकेनाबिलिन ए ईटीसी. लेक्टिन. नाउ ड्रग्स का मतलब ये होता है दे आर द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स. ऐसे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जिनको यूज करके हम मेडिसिन बनाते हैं उन्हें ड्रग्स कहा जाता है. ड्रग्स, यहाँ पे ड्रग्स के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं. हमें सिर्फ यहाँ पे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाले यानी ये कौन से डिफेंस प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को, वो डिस्कस करने हैं ओनली. दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज विनब्लास्टिन एंड क्यूमिन. ये दोनों ड्रग्स जो हैं ये एंटी कैंसर ड्रग का रोल प्ले करती हैं. एंटी कैंसर ड्रग का मतलब ये है जो कैंसरियस सेल होते हैं जिनकी ग्रोथ बड़ी रैपिडली होती है, उन कैंसरियस सेल की ग्रोथ को ये स्टॉप कर देते हैं. क्या काम होता है इनका, इन दोनों ड्रग्स का? इनका रोल ये होता है कि जो कैंसरियस सेल के अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन होती है सेल डिवीजन के दौरान, हम डिस्कस करेंगे कि स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, उस स्पिंडल को ये फॉर्म नहीं होने देते. अगर स्पिंडल नहीं बनेगा सेल डिवाइड नहीं हो पाएगा, यानी एक सेल से दो सेल नहीं बन पाएंगे. जब एक से दो सेल नहीं बनेंगे तो कैंसर सेल किस तरीके से बढ़ पाएंगे, उनको ये रोक देते हैं. तो एक तरीके का डिफेंस प्रोवाइड करते हैं. यही रोल है ड्रग्स का. इस वजह से हमने इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में पढ़ा. नाउ लास्ट, दैट इज पॉलीमेरिक सब्सटेंस. पॉलीमेरिक वर्ड जो आया ये आया पॉलीमर से. अगर आपको याद हो थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर, तो उसमें मैंने आपको पॉलीमर्स के बारे में बताया था, मैक्रोमोलेक्यूल के बारे में बताया था. मैक्रोमोलेक्यूल दे आर द लार्ज मॉलिक्यूल, पॉलीमर दे आर आल्सो लार्ज मॉलिक्यूल, बट द डिफरेंस इज दैट polymer are the large molecule which contain the repetition of the same unit. Macromolecule they are also a large molecule, but it is not necessary that they contain repetition of the same unit. मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर दोनों लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल के लिए लाजमी नहीं होता कि उनके अंदर सेम यूनिट पाए जाएं. डिफरेंट यूनिट्स भी मौजूद होते हैं. ये भी हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे. अभी पॉलीमर्स जो हैं इनके अंदर सेम यूनिट्स भी मौजूद होते हैं. यानी सपोज करिए प्रोटीन है, पॉलीमर है, इसके अंदर अमीनो एसिड ही पाए जाएंगे. अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, सेम रिपीटिंग यूनिट और प्रोटीन बन गया. तो ये पॉलीमेरिक सब्सटेंस पॉलीमर से आया है. कुछ ऐसे पॉलीमर होते हैं, ऐसे पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का काम करते हैं. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का काम मतलब वो कुछ ना कुछ डिफेंस प्रोवाइड करेंगे जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो मौजूद है. यहां पर कुछ एग्जांपल मैंने लिखी है, जैसे कि सेल्यूलोज. Cellulose, it is the most abundant organic compound in nature. It is, in fact, is most abundant carbohydrate in nature as well. कार्बोहाइड्रेट भी abundant, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट भी यही है. सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी सेल्यूलोज है. सेल्यूलोज ये चीफ कंपोनेंट है प्लांट की सेल वॉल का. सेल के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल, एक और बाउंड्री मौजूद होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं. सेल्यूलोज उसके अंदर मौजूद है. सेल्यूलोज इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ऑस्मोटिक लिसिस को प्रिवेंट कर देता है. सपोज करिए यहाँ पर प्लांट सेल मौजूद है. इस प्लांट सेल में अगर वाटर जा रहा है कंटिन्यूअसली, अगर वाटर जा रहा है तो क्या होगा, कुछ देर के बाद इस सेल को ट्रज हो जाना है. ट्रज यानी ये थोड़ा फूल जाएगा और कुछ देर के बाद इसको ब्रेक हो जाना है यानी फट जाना है. लेकिन ऐसा होता नहीं है आइडियली, क्योंकि सेल्यूलोज मौजूद है. सेल्यूलोज एक हद तक सेल को स्ट्रेच होने देता है. जब ये फुल्ली स्ट्रेच ट्रज्ड हो जाता है उसके बाद वाटर की जो एंट्री है सेल के अंदर उसको स्टॉप कर देता है. तो ये एक डिफेंस है और उसने सेकेंडरी मेटाबोलाइट की तरह रोल प्ले किया है. गम्स दे आर आल्सो अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्लांट बॉडी.
गम्स ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये भी प्रोडक्ट है जो कि प्लांट से हासिल होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट की तरह रोल प्ले करते हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ ये था, हमने क्या डिस्कस किया, प्रोटोप्लाज्मिक केमिकल कंपोजिशन, मेटाबोलाइट्स, देयर टाइप, मेटाबॉलिज्म एंड देयर टाइप। आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट में लिखेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिए, उसमें आपके लिए बहुत कुछ मौजूद है। अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज।